कहानी की शुरुआत होती है और हम लीजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बार में स्ट्रिपर का काम करती है। मगर लीजा को यह काम पसंद नहीं है। वो यह काम सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि अपनी बेटी को पाल सके जिसका नाम है फोबी। और इसके अलावा लीजा को कुछ और आता भी नहीं। इसी बार में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है पीट ब्रेनर। पीट एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है और अपने काम के सिलसिले में ही वो यहाँ पर आया हुआ है। उसकी मुलाकात होती है एक डॉक्टर से। वो डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी कंपनी की दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दे। मगर डॉक्टर उसकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं उनकी दवाइयों को ही प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। इतना कह के वो चला जाता है। लीजा ने इन सारी चीजों को देखा है। वो चली आती है पीट के पास। पीट कहता है कि मुझे स्ट्रिपर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तब लीजा बात करना शुरू करती है और पीट की हरकतों को देखने के बाद वो उसके बारे में सारी चीजें बता देती है कि पीट क्या करता है और क्या नहीं करता, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इन चीजों को देखने के बाद पीट बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और लीजा को कहता है कि तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। अगर तुम्हें कभी भी काम चेंज करना हो और मेरे लिए काम करना हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहने के बाद वो अपना कार्ड दे करके चला जाता है। अगले दिन लीजा को कॉल आता है फोबी के स्कूल से। स्कूल जाने के बाद उसे पता लगता है कि फोबी को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि स्कूल के बगल वाले जंगल में उसने आग लगाई थी। इन चीजों को देखने के बाद लीजा बहुत परेशान हो जाती है और स्कूल वालों से आग्रह करती है कि वो उसकी बेटी को वापस रख ले, उसे सस्पेंड ना करे। मगर स्कूल में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब लीजा फोबी को लेकर के आती है घर पे। तब हमें पता लगता है कि लीजा अभी अपने बहन के घर पे रह रही है, वो भी उनके गराज में। मगर यहाँ रहने के लिए भी उसकी बहन उससे किराया लेती है। लीजा ने बहुत समय से किराए का पैसा नहीं भरा। तब उसकी बहन उस पर गुस्सा होकर के कहती है कि तुम्हें खाली करना पड़ेगा घर को अगर तुमने किराया नहीं दिया तो। लीजा को इस बात पे गुस्सा आता है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर के निकल जाती है और थोड़े समय के लिए चली जाती है दूसरे जगह पे। मगर उसे यहाँ पर हर रोज पैसे भरने हैं इस जगह के और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। बार की भी उसकी नौकरी छूट चुकी है। वो पूरे रात इसी बारे में सोचती है कि उसे नौकरी कहाँ मिल सकती है। तब उसे ख्याल आता है पीट का। सुबह उठते ही वो कॉल करना शुरू कर देती है। तब हम देखते हैं कि पीट एक मीटिंग में है। उसकी कंपनी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। थोड़े समय में कहीं उसकी कंपनी भी बंद हो सकती है और इसी मीटिंग के दौरान उससे बार बार लीजा का कॉल आता है। तब वो उसका कॉल काटते रहता है। मगर लीजा ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए वो सीधा पहुंच जाती है पीट की कंपनी में और घुस जाती है उसके ऑफिस के अंदर। जैसे ही पीट उसे देखता है वो चला आता है कमरे से बाहर और लीजा को लेकर के जाता है अपने ऑफिस के अंदर। लीजा कहती है कि मुझे नौकरी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पीट कहता है कि अपना रिज्यूमे दिखाओ। रिज्यूमे देखने के बाद वो कहता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तुम्हें कंपनी में जॉब नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारा रिज्यूमे फिर से टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर वो कंपनी की पूरी हालत बताता है कि कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये लोग कैंसर के पेशेंट के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। इनकी दवाई का नाम है लोनाफिन। मगर कोई भी डॉक्टर इनकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। कंपनी बहुत समय से घाटे में है। जितने भी इन्वेस्टर थे वो सारे के सारे जा चुके हैं और नया कोई भी इन्वेस्टर नहीं आ रहा। कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ये लोग एम्प्लॉय तक को पैसे नहीं दे पा रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं लीजा भी निराश हो जाती है। तब पीटू से कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ पे काम करना है तब तुम्हें कहीं ना कहीं से सेल लेकर के आनी पड़ेगी। तुम्हें डॉक्टर्स को पटाना पड़ेगा ताकि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में लोनाफिन को प्रिस्क्राइब करे। वो रेज्यूमे टाइप करने के बाद कहता है कि चलो चल करके सीईओ से मिल लो जिसका नाम है नील। लीजा जैसे ही नील से मिलती है वो अपनी बातों से उसे प्रभावित कर देती है और नील उसे नौकरी पे रख लेता है। तब पीटू से सारी बातें समझाना शुरू करता है कि तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, तुम्हें कमीशन मिलेगा, इसीलिए डॉक्टर्स को टारगेट करना शुरू करो। तुम जितनी ज्यादा सेल लेकर के आओगी तुम्हारे पैसे उतने ही ज्यादा बनेंगे। ये कमीशन बहुत ही ज्यादा होता है। इन बातों को सुनने के बाद लीजा यहाँ से निकल पड़ती है। घर आने के बाद वो सबसे पहले लोनाफिन पे रिसर्च करती है कि आखिर उसे डॉक्टर्स को क्या बोलना है। एक के बाद एक वो ऐसे ही डॉक्टर्स के पास चक्कर काटती रहती है मगर कोई भी डॉक्टर उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। लीजा निराश होने लगती है। इसी बीच वो देखती है कि उसकी बेटी को दौरे पड़ रहे हैं। उसकी बेटी को एपिलेप्सी है। वो उसे लेकर के जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है कि अब किसी भी कीमत पर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम ज्यादा दिनों तक इसे दवाइयों पर नहीं रख सकते। मगर लीजा को जब खर्चे का पता लगता है तब उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर वो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। वो सबसे पहले निश्चय करती है कि लीजा को वो अकेली नहीं छोड़ सकती और अगर वो दिन भर लीजा के साथ रही तब वो कोई काम नहीं कर पाएगी। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा है कि वो फोबी को अपने पिता के पास छोड़ दे। मगर फोबी अपने पिता को पसंद नहीं करती
चाहती। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो दोनों फोबी को पसंद नहीं करते। मगर लीजा के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर उसे अपनी जिंदगी ठीक करनी है तब उसे हाथ पैर मारना पड़ेगा और अपने लिए काम का इंतजाम करना पड़ेगा। ये लोग जब जा ही रहे होते हैं तभी पीट कॉल करता है लीजा के नंबर पे और उससे कहता है कि तुम बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई और तुम काम भी नहीं कर रही, आखिर चल क्या रहा है। लीजा पूरी बात बताती है कि वो शहर छोड़ करके जा रही है। पीट उसे कहता है कि शायद तुम्हें बात समझ में नहीं आई, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर तुम शहर छोड़ करके नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। लीजा गुस्से में गाड़ी को रोक देती है और वो जाती है डॉक्टर जेम्स के पास, जिसके पास वो थोड़े समय पहले आई थी। उसके पास से उसे अपनी चीजों को लेना है। अंदर जाने के बाद वो एक कैंसर पेशेंट को देखती है जिसका नाम है मैक। मैक के मुंह में हमेशा ही दर्द रहता है, उसका दर्द कभी नहीं हो रहा। लीजा इन सारी चीजों को देखती है। फिर वो जेम्स से कहती है कि अगर उसका दर्द कम नहीं हो रहा तो तुम्हें उसकी दवाइयों को बदलना चाहिए। एक बार उसे लोनाफेम प्रेस्क्राइब करके देखो। मगर जेम्स इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम मैक की पत्नी को देखते हैं। उसने इन बातों को सुन लिया है कि कोई दूसरी दवाई भी है जो मैक के दर्द को कम कर सकती है। तब वो मैक को लेकर के आती है जेम्स के पास और उसे कहती है कि आपको वो दवाई प्रेस्क्राइब करनी पड़ेगी। इनके बीच बहुत देर तक बात होती है। अंत में वो दवाई प्रेस्क्राइब कर देता है। अब लीजा को अपना पहला ऑर्डर मिल चुका है और वो समझ चुकी है कि अब कहीं वो इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकती है। वो खुशखबरी लेकर के पहुंचती है ऑफिस। तब देखती है कि सबके चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी। सब लीजा को ही देख रहे हैं कि वो खुश क्यों है। तभी लीजा एक खुशखबरी देती है। किसी को भी इस बात पे भरोसा नहीं होता। तभी पीट जाकर के ऑर्डर्स को चेक करता है। इन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है। बहुत सारी दुकानों में इनके ऑर्डर्स जाने वाले हैं। सारे खुशी से चौंक पड़ते हैं। सब लीजा को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पर पीट भी आता है। तब लीजा कहती है कि अब हमें रुकना नहीं है, मैंने कुछ और सोचा है। मैं एक स्पीकर प्रोग्राम रखना चाहती हूँ जहाँ पर हम और भी डॉक्टर्स को बुलाएंगे। तब बाकी लोग कहते हैं कि शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि स्पीकर प्रोग्राम में कितना ज्यादा खर्चा होता है। कंपनी अभी उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इतना कह के वो चले जाते हैं। जैसे ही वक्त बीतता है लीजा को अपना पहला चेक मिलता है। इतने पैसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है। अब उसकी भूख बढ़ चुकी है। वो किसी भी कीमत पे और पैसा कमाना चाहती है। तब वो जाती है पीट के पास और उसे कहती है कि अगर कंपनी हमें स्पीकर प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं दे रहे तो हम खुद अरेंज करेंगे इसे अपने पैसों से। पीट मान जाता है और तुरंत ही ये लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं। सारे डॉक्टर्स को इन लोगों ने इनविटेशन भेजा है मगर गिने चुने ही डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं जो आकर के आपस में बात करने में लग जाते हैं। लीजा इन चीजों को देखने के बाद बहुत दुखी है। उसके लिस्ट में सबसे पहला गेस्ट था डॉक्टर जेम्स। जेम्स भी लेट से आता है और इतने कम लोगों को देखने के बाद उसका भी मूड खराब हो जाता है। तब लीजा उसे समझाने लगती है कि जेम्स यहाँ से ना जाए। वो उसे आधे घंटे तक बात करती रहती है। जैसे ही जेम्स का मूड ठीक होता है वो लोनाफेम की तारीफ करता है और कहता है कि मैक को दर्द से बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिला है, यानी कि ये पॉजिटिव न्यूज है। मैं अपने और भी पेशेंट को लोनाफेम प्रेस्क्राइब करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद अब लीजा बहुत ही ज्यादा खुश है। जैसे जैसे समय बीतता है पीट को प्यार हो जाता है लीजा से। एक दिन वो उसे प्रपोज करता है। तब लीजा कहती है कि मैंने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, इतने बुरे दिन कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अभी मेरी जिंदगी में सारी चीजें ठीक हो रही है। मैं इसको इतना बेहतर बनाना चाहती हूँ कि जिंदगी में मेरे सामने कभी भी परेशानी ना आए। अभी मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारी शुक्रगुजार जरूर हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। वो पीट को कहती है कि वो इंतजार करे, वो जरूर इस बात का जवाब देगी। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा पहुँचती है अपनी बहन के पास अपनी नई गाड़ी में। उसका जितना भी रेंट बकाया था वो सारा का सारा रेंट चुका देती है। लीजा की माँ अभी भी यहाँ पर रहती है। वो अपनी माँ को कहती है कि अब आपको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक दूसरा घर लिया है और एक नई गाड़ी भी। नई मर्सिडीज को देखने के बाद उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो लीजा को गले से लगा कर कहती है कि लीजा ने सब कुछ बदल दिया। अब लीजा नहीं रुकने वाली। वो पूरे मार्केट को एक्वायर करना चाहती है। वो नई वैकेंसी निकालती है कंपनी में और ज्यादातर लड़कियों को हायर करती है जो डॉक्टर्स को रिझाएं और किसी भी कीमत पे अपने दवाइयों को प्रेस्क्राइब करवाएं। वो अपनी माँ को भी नौकरी पर रखती है। ये सारे लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। इन लड़कियों को पता है कि डॉक्टर्स को कैसे रिझाना है। ये लड़कियाँ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स के साथ सोती भी हैं ताकि वो उनकी दवाइयों को हमेशा ही प्रेस्क्राइब करते रहें और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। एक वक्त के बाद इन्हें पता लगता है कि इन लोगों ने 90% मार्केट को अक्वायर कर लिया है। सारे डॉक्टर्स इनकी ही दवाइयों को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। कैंसर का ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसके पास इनकी कंपनी की दवाई ना हो। नील इन चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है कि उसकी डूबती हुई कंपनी अब मार्केट को लीड कर रही है। लेकिन लीजा की इस तरक्की
से बहुत सारे लोग जल भी रहे हैं, खास करके यहाँ का सेल्स मैनेजर। वो लीजा की पुरानी पूरी फाइल लेकर के आ जाता है नील के पास और बताता है कि लीजा की एजुकेशन इतनी नहीं है कि वो हमारी कंपनी में काम कर सके। उसने सिर्फ 10वीं पास किया है और वो पहले बार में स्ट्रिपर थी। हमें अभी के अभी उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद नील गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास डिग्री थी, तुमने क्या किया कंपनी के लिए। लीजा के पास कोई डिग्री ना होने के बावजूद भी उसने कंपनी को बचाया है। मैं तुम्हारी पोस्ट देता हूँ लीजा को। आज से लीजा सेल्स मैनेजर है और पीट यहाँ का CEO। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और नील चला जाता है। नील के जाने के बाद पीट कहता है कि अब मैं यहाँ का CEO, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। अब पीट और लीजा के पास पूरी आजादी है, वो जैसे चाहे वैसे कंपनी को चला सकते हैं। वो पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़े वक्त के बाद ये लोग अपनी IPO को लॉन्च करते हैं। कंपनी शेयर मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करती है। दिन प्रतिदिन उसके शेयर्स के भाव ऊपर जा रहे हैं। इन चीजों को देखने के बाद अब FBI की नजर में चले आते हैं ये लोग। FBI ने सब पे नजर रखा हुआ है, वो इनकी सारी गतिविधियों को देख रहे हैं। मगर बाकी सारे लोग तरक्की में इतने ज्यादा अंधे हैं कि उन्हें इस बात का आभास भी नहीं है कि उनके ऊपर नजर रखा जा रहा है और सारी चीजें हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी। लीजा और पीट ने सबसे गलत काम एक ही किया है। उन लोगों ने सारे डॉक्टर्स को ऐसे झांसे में लिया है कि वो हर एक बीमारी के लिए लोनाफेम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और इन लोगों ने डॉक्टर्स को भी कमीशन देना शुरू कर दिया है। सारे के सारे डॉक्टर सब अमीर हो चुके हैं। थोड़े वक्त के बाद ये लोग एक शानदार पार्टी रखते हैं। पार्टी में पीट लीजा को बताता है कि तुमने अपने बहुत सारे पैसे कंपनी के शेयर्स में डाले थे जो बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं और एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट था। लीजा कहती है कि मुझे शेयर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, जैसा तुमने बोला वैसा मैंने कर दिया। पीट यहाँ पर फिर से अपने प्यार का इजहार करता है मगर लीजा कहती है कि अभी भी वो तैयार नहीं है। तब पीट चला जाता है। तभी लीजा की नजर पड़ती है अपनी माँ जैकी पे। वो देखती है कि जैकी बहुत ही करीब जा रही है नील के। वो इतने करीब चली जाती है कि रात में ये दोनों इंटीमेट होते हैं और सुबह सुबह नील निकल जाता है। नील अब कहीं ना कहीं बहुत ही अलग तरीके का हो चुका है। वो किसी से भी नहीं मिलता, अपने घर से ही काम करता है और कभी भी ऑफिस नहीं आता। कोई भी उसके घर आए तो उसके पूरे तरीके से तलाशी ली जाती है कि कहीं उसके पास कोई माइक या फोन तो नहीं है। इसी बीच लीजा और पीट दोनों पहुंचते हैं उसके घर पे। पहले उनकी तलाशी ली जाती है, फिर उन्हें अंदर भेजा जाता है। नील कहता है कि मेरे पास एक नया आइडिया है। अब तक डॉक्टर्स हमारी दवाइयों को सिर्फ कैंसर के पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे थे जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्हें भी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जिनको कैंसर नहीं है वो उन्हें भी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करें, तभी हम और भी चीजें कर पाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद लीजा कहती है कि ये सरासर गलत है। अगर हमने ऐसा किया तो हम जल्दी ही पुलिस वालों की नजर में आ सकते हैं और ये लोगों के लिए भी गलत है। इस दवाई का असर लोगों पे बहुत ही बुरा होगा, उनकी जान भी जा सकती है और उनके जरूरत से ज्यादा पैसे भी खर्च होंगे। नील कहता है कि मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो और सबसे बड़ी बात अपनी माँ को मना करो कि वो मुझे कॉल करना बंद करे और मुझे गिफ्ट्स भी भेजना बंद करे। ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सारे गिफ्ट्स को लेकर के जाओ। अपनी माँ की इस हरकत पे लीजा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। वो घर पे आती है और जैकी पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उसे क्या लगता है कि एक अरबपति आदमी उसके साथ सो गया तो वो उससे शादी कर लेगा या उसके साथ अपना जीवन बिताएगा? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल पड़ती है और सीधा पहुँचती है डॉक्टर जेम्स के पास। उसे कहती है कि अब तुम्हें अपने बाकी पेशेंट को भी प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा लोनाफेम। जिन्हें कैंसर नहीं है उन्हें भी। ये दवाइयाँ कहीं ना कहीं उन्हें भी दर्द से छुटकारा दे सकती है। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन जितना कमीशन मैं अब तक ले रहा था मुझे उससे ज्यादा कमीशन चाहिए। लीजा मान जाती है। शाम को उसे पता लगता है कि उसकी बेटी को फिर से दौरा पड़ा है। तब वो उसे लेकर के जाती है डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए। मगर जब वो खर्चे को काउंट करती है उसे एहसास होता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। उसने अपने सारे पैसों को शेयर में डाल दिया है। वो सीधा पहुंच जाती है बैंक में और कहती है कि मेरे शेयर्स को गिरवी रख के मुझे लोन दे दो। बैंक वाले कहते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, हम इसे लेकर के लोन नहीं दे सकते। तब लीजा निराश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर जेम्स को। वो अपने सारे के सारे पेशेंट को ऐसे ही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहा है और ये दवाई जल्दी काम कर रही है पेन किलर के रूप में। इसी बीच एक दिन मैक की पत्नी चली आती है जेम्स के पास और उसे एक थप्पड़ मार करके कहती है कि तुमने मेरे पति के जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। वो मरते मरते बचा है। मैं दूसरे डॉक्टर के पास उसे लेकर के गई थी। उसने बताया कि मेरे पति को ओवरडोज हो गया लोनाफेम का। वो कहती है कि पेशेंट की जिंदगी के साथ खेलना बंद करो। उसके जाने के बाद जेम्स जैसे ही अंदर आता है उसके सामने एक और पेशेंट होता है। वो कहता है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तब जेम्स उसे भी लोनाफेम लिख के देता है। इस दवाई का नाम देखने के बाद वो आदमी बताता
बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और जेम्स को गिरफ्तार करने आया है। ये लोग जेम्स को लेकर के चले जाते हैं। जैसे ही ये खबर हर जगह फैलती है, पीट और लीजा दोनों पहुंचते हैं नील के पास। लीजा कहती है कि हमें इस दवाई को बंद करना पड़ेगा। नील कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऑफिसर्स को भी पैसे खिलाने की कोशिश करता हूँ, या फिर हम इस बात को कोर्ट में लेकर के जाएंगे, वहाँ भी पैसे खिलाएंगे। लीजा कहती है कि ये गलत है, लोग मर भी सकते हैं इन दवाइयों से। मगर पीट को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चला जाता है। तब लीजा नील को कहती है कि मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। नील कहता है कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है मेरे कंपनी के पास, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो एक्स्ट्रा सेल्स बढ़ाओ, उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा। इस चीज को देखने के बाद अब लीजा समझ चुकी है कि नील किस तरीके का आदमी है। घर आने के बाद वो अपनी रिसर्च को शुरू कर देती है। वो इंटरनेट पे सर्च करती है कि कितने ज्यादा पेशेंट मारे गए हैं कैंसर वाले। जब वो सबकी लिस्ट निकालती है, उसे ज्यादातर लोग ओवरडोज से मरे हुए मिलते हैं और उसी की कंपनी की दवाइयों से। अब ये बात कहीं ना कहीं लीजा को खाने लगती है। उसे एक ऐसे आदमी का नाम मिलता है जो उसके पड़ोस में रहता है। तब लीजा जाती है उसकी पत्नी से बात करने के लिए, मगर उसकी पत्नी उसे सीधे मुंह बात नहीं करती। लीजा को ये बातें परेशान कर रही है कि वो ऐसा गलत काम कैसे कर सकती है जिससे लोगों की जिंदगियां दांव पे लग जाए। बहुत दिनों तक वो इसके बारे में सोचती है और अंत में पहुंच जाती है FBI के पास। उनके सामने सारी बातें बता देती है कि आखिर एक कंपनी क्या कर रही है और कितने सारे डॉक्टर्स मिले हुए हैं जो किस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। FBI वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी गवाही पे सबको गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमें सबूत चाहिए होगा। अगर एक बार हमारे हाथ सबूत आ गया तब हम इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। लीजा अब सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाती है, मगर उसे पता है कि वो इतनी आसानी से नील तक नहीं पहुंच सकती। नील तक सिर्फ एक ही आदमी जाता है और वो है पीट। पीट के पास ही सारे सबूत होते हैं। उसे पता लगता है कि पीट अभी अभी नील से मिल करके आया है, यानी पीट के पास कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। वो पीट से मिलने जाती है और मिलने के बहाने से उसके जेब से उस डॉक्यूमेंट को चुरा लेती है। वापस आते समय पीट को उस पर शक हो जाता है। पीट कहता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। लीजा उसे पूरी बात बता देती है और कहती है कि मैं लोगों की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती। पीट कहता है तुम हमारी जिंदगी के साथ खेल रही हो, आज तुम्हारा ईमान जग गया। उस समय जब तुम बार में डांस करती थी तब तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? तुम शायद उस वक्त को भूल गई जब तुम्हारे सर पे छत भी नहीं था और ना ही खाने के लिए खाना था। तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मगर इन बातों को सुनने के बाद भी लीजा नहीं रुकती। वो चली जाती है FBI के पास। अब सबकी हालत खराब है, मगर नील अपने चाल अभी भी चल रहा है। वो अपने वकील को भेजता है पीट के पास और उसे समझाने लगता है कि पीट सारे इल्जाम को अपने सर पे ले ले ताकि नील बच जाए और नील बाद में उसे छुड़ा लेगा। वो एक और एम्प्लॉय को तैयार कर लेते हैं जो पीट के खिलाफ गवाही दे और वो एम्प्लॉय ऐसा ही करता है। अब पीट बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है। वही नील आजाद घूम रहा है और ये बात लीजा से बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन जब जैकी उससे मिलने आती है तब वो उससे बात करती है नील के बारे में और कहती है मुझे उसके खिलाफ सबूत चाहिए। जैकी कहती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे उसकी मेल ID पता है। ये लोग घंटों कोशिश करते हैं, इन्हें मेल ID मिल जाती है और अब लीजा के पास उसके सारे मेल्स हैं जिनकी मदद से वो एक्सपोज कर देगी नील को। जैसे ही FBI वालों के हाथ ये सबूत लगता है वो सबसे पहले नील को गिरफ्तार करते हैं। अब इन सबके ऊपर कार्यवाही हो रही है। जितने भी डॉक्टर शामिल थे सारे डॉक्टर्स को 3 साल की सजा हुई है और नील को 6 साल की। उसके साथ साथ पीट को भी 26 महीने की सजा होती है। अंत में यहाँ पर लीजा भी नहीं बचती, कहीं ना कहीं वो भी इन सारी चीजों में शामिल थी। तब उसे भी 1.5 साल की सजा सुनाई जाती है। अपनी सजा काटने के बाद जब लीजा वापस आती है तब वो नया बिजनेस स्टार्ट करती है, स्किन केयर का। कंपनी में उसके साथ जितनी भी लड़कियां थी उसने उन सबको वापस काम पे रखा है, मगर उसे आज भी अफसोस होता है कि उसकी वजह से कितने सारे मासूम लोगों की जान गई। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।